हाँ जी, अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी बाल्स को ड्रा करने से मुतल्लिक है। इसमें कहता है 3 balls आर ड्रॉन। तो जितनी ड्रा की गई हैं वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है। स्मॉल एन हो गया 3 फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अब दोनों कैटेगरीज बताई हुई है। ये सीधी सीधी निशानी है कि ये आपके पास हाइपरजमेटिक, क्योंकि बाइनोमियल हो तो उसमें पॉपुलेशन का साइज इस तरह से डिटरमिन नहीं हो पाता। आगे कहता है इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स फ्रॉम द बैग। अगर एक्स जाहिर करता हो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालें। अब डिस्ट्रीब्यूशन किसकी मांगी है उसने? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। ये लाइन डिफाइन कर रही है कि सक्सेस वाइट बॉल है, ब्लैक बॉल जो है वो हमारी सक्सेस नहीं है। जब ये पता चल गया कि सक्सेस क्या है तो फिर हम दूसरे दोनों पैरामीटर्स भी तलाश कर सकते हैं। कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज बनेगा टोटल बॉल्स, 5 वाइट हैं 3 ब्लैक हैं तो 5 + 3 टोटल बॉल्स बन गई 8। ये हमारा आ गया कैपिटल एन, एक पैरामीटर। इसके बाद जितने ड्रॉ किए वो हमने भी डिस्कस किया कि सैम्पल साइज हमारा 3 है, 3 बॉल्स उसने ड्रॉ किए हैं तो ये हो गया स्मॉल एन। अब उसके पास जो सक्सेस है यानी वेरिएबल जो डिफाइन किया है वो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है। इसका मतलब है सक्सेस वाइट बॉल्स है। तो फिर जो पॉपुलेशन के अंदर वाइट बॉल्स की तादाद वो 5 है तो के थर्ड पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन गया 5। जब आपके पास तीनों पैरामीटर्स आ गए तो अब हमने देखना है कि हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, हमारे वेरिएबल की रेंज क्या बनेगी, जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी होंगी। उसके लिए आपको बताया कि स्टार्टिंग फंक्शन है n + k माइनस कैपिटल N, 0 इसका मैक्सिमम, इन दोनों में से जो नंबर बड़ा हो। अब स्मॉल n है 3 प्लस k है 5 8 माइनस 8 तो 8 - 8 0 बन गया। तो 0, 0 दोनों ही एक जैसे हैं तो इसका मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी है। यानी बाइनोमियल में तो हमेशा 0 से स्टार्ट होनी है और हमेशा n पे ख़त्म होनी है, लेकिन हाइपरजमेट्रिक में वेरिएबल की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट नहीं होनी बल्कि मैक्सिमम ऑफ n + k - n, 0 से स्टार्ट होनी है और मिनिमम ऑफ स्मॉल n, k पे ख़त्म होनी है। अब हमने देखना है कि इसने एंड कहाँ पे होना है। एंडिंग के लिए आप देखें n हमारा स्मॉल n है 3 और k है 5, तो इन दोनों में छोटा नंबर जो है वो 3 है। चूँकि बॉल्स 3 निकाली हैं, 3 बॉल्स जो हैं जब निकाली 3 हैं तो 5 सक्सेसेस हासिल नहीं हो सकती। बेशक पॉपुलेशन के अंदर 5 सक्सेसेस जो वो अवेलेबल हैं, लेकिन चूंकि हमारा सैंपल ही 3 का है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 3 सक्सेसेस जो हमें मिल सकती हैं। तो इसका मतलब वेरिएबल की रेंज बन गई फिर 0 1 2 और 3। अब आपके पास सारे पैरामीटर्स भी मौजूद हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ का भी हमें पता चल गया। तो फार्मूला हम इसका बना सकते हैं KCX × n - k कॉम्बिनेशन n - x डिवाइडेड बाई n कॉम्बिनेशन n। अब आप इसमें बारी बारी x की वैल्यू 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, तो सिंप्लीफाई करके ये प्रोबेबिलिटीज़ इसने निकाल के दी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी इसमें लेस दैन 0 नहीं है, कोई भी प्रोबेबिलिटी इसमें ग्रेटर दैन 1 नहीं है। अगर आप इन सब को आपस में जमा करें तो ये 56 डिवाइडेड बाई 56 टोटल जब वो 1 बन जाता है। ये दो ही कंडीशंस होती हैं हमारे पास किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपरली डिफाइन होने के लिए। तो इसमें दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं, लिहाजा हम बगैर किसी शक व शुबा के ये कह सकते हैं कि ये एक हमारी प्रॉपर क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो वो कंप्यूट हो गई है। तो इस तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एग्जांपल जो है इसमें उसने कहा है कि कमेटी ऑफ साइज 3 इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम 4 men and 2 women। 3 अफराद की कमेटी सेलेक्ट की गई है, 4 मर्द हजरात में से और 2 ख़वातीन में से, यानी टोटल 6। अब यहाँ भी ये निशानी है कि दोनों कैटेगरीज के अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लिहाजा ये हाइपरजमेट्रिक का क्वेश्चन है। और जाहिर है कमेटी में एक बंदे को 2 दफ़ा काउंट नहीं किया जाना, एक ही बंदे को कमेटी में 2 दफ़ा काउंट नहीं किया जाना। हमें डिफरेंट में अगर 3 अफराद की कमेटी बनानी है तो वो तीनों अफराद मुख्तलिफ होंगे, यानी ये विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग नहीं होगी, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट अगर आप करेंगे तो वो मेंबर दोबारा भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो जो मेंबर एक दफ़ा कमेटी में आ गया उसको चूँकि दोबारा सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट मेंबर डिफरेंट आएगा उससे। फिर दूसरा मेंबर भी सिलेक्ट हो गया तो फिर उसका कैंडिडेट ख़त्म हो जाएगा, थर्ड मेंबर पहले दोनों से डिफरेंट आएगा।
तो अब इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो पॉपुलेशन साइज़ यानी कैपिटल एन पहला पैरामीटर बन गया 4 men + 2 women = 6। अच्छा, सवाल उसका ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ मैन। सवाल उसने किया है नंबर ऑफ मैन के हवाले से, तो फिर इसका मतलब है कि रैंडम वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ मैन है, तो सक्सेस डिक्लेयर की गई है मैन, ए मैन इज़ ए सक्सेस। तो फिर पॉपुलेशन में जितने टोटल मैन हैं वो हमारे पास के बन जाएगा। तो दूसरा पैरामीटर इसके अंदर आ गया 4। जितने सेलेक्ट किए गए हैं जो सैम्पल साइज़ है वो हमारा स्मॉल एन है, वो तीसरा पैरामीटर है। तो 3 पैरामीटर्स ही हमने आइडेंटिफाई करना होते हैं, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अगला स्टेप आता है कि हमने देखना है कि इस वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम वही रिलेशन यूज़ करेंगे जो एक्स का है कि स्टार्टिंग वैल्यू होती है मैक्सिमम ऑफ n + k माइनस कैपिटल N कामा 0, और यहाँ से लेकर मिनिमम ऑफ n k तक ये वैल्यू जानी है। तो अगर हम इसमें पुट करें इसकी वैल्यूज़, तो स्मॉल n है 3, k है 4, 3 + 4 7 माइनस कैपिटल N 6 1 बन गया। और 1,0 में अब मैक्सिमम कौन सा है? नेचुरली 1 वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमारा रैंडम वेरिएबल x है ये 1 से स्टार्ट होगा, और ये लॉजिकल भी है, ये लॉजिकल भी है। तो इसमें आपका एंड कहाँ पे होगा? मिनिमम ऑफ 3,4, मिनिमम ऑफ 3,4। अब जाहिर है इसमें जो हमारे पास बेशक पॉपुलेशन के अंदर 4 मैन मौजूद हैं, लेकिन कमेटी 3 की है। इसका मतलब है 3 से ज़्यादा अफराद तो सिलेक्ट नहीं होने, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू वो 3 बनेगी। और 1 इसलिए भी यहाँ से नज़र आता है कि अगर फ़र्ज़ करें दोनों ख़वातीन भी सिलेक्ट हो जाती हैं तो कमेटी तो 3 की है, और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद जो ख़वातीन पॉपुलेशन के अंदर वो हैं ही 2, तीसरी खातून मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये नेसेसरी है कि एक मैन जो है वो उस कमेटी का मेंबर बनना ही बनना है। तो चूँकि हमारे पास अफराद जो 6 इस तरह से अवेलेबल हैं कि उनमें 2 ख़वातीन हैं और 4 मर्द हैं, तो हम कुछ भी कर लें, जो मर्ज़ी कमेटी बनाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर ख़वातीन भी शामिल कर ली जाएँ तो वो 2 नहीं है, तो उसके अंदर फिर मर्दों की तादाद जो है वो कम अज़ कम 1 है। तो इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1, 2 और 3 बन जाती है। अब पैरामीटर्स आपके पास दिए हुए हैं, 1 बाई 1 आप इन पैरामीटर्स को इसमें पुट करें, तो ये 4 कम्बिनेशन x एन के जो 4 है, कैपिटल N माइनस के वो 2 बन गया, स्मॉल n 3 है, अब डिवाइड बाई NC 6 कॉम्बिनेशन 3। तो अब इसमें x की वैल्यू 1, 2, 3 बारी बारी पुट करें तो देख लें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 जो है वो 4/20 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 जो है वो 12/20 आ जाती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 जो है ये 4/20 आ जाती है। और आप इनका टोटल देखें तो 1 बनता है, और सारी की सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान है। तो अब आपके पास जो दोनों एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की हैं, एक में x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, एक में x की वैल्यू जो वो 1 से स्टार्ट हो रही है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें कहता है कि इफ़ 13 कार्ड्स आर चोज़न, 13 कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट में बता दिया है कि जो कार्ड सेलेक्ट किए गए हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट का लफ्ज़ आ गया है तो डाउट ख़त्म कि टोटल 52 की पॉपुलेशन है, उसमें से जो 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड सेलेक्ट किए जा रहे हैं, और कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब ये है, सिलेक्शन हमारी विदाउट रिप्लेसमेंट होने का मतलब ये है कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो हाइपर ज्योमेट्रिक है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट 6 आर पिक्चर कार्ड्स। अब यहाँ उसने डिस्ट्रीब्यूशन पूरी नहीं मांगी, बल्कि आपसे उसने स्पेसिफिक एक एक्स वेरिएबल की वैल्यू दे के उसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है। अब रिकॉल करें, पहले भी मैंने जब कार्ड्स की पूरी डिटेल बताई थी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि 52 कार्ड्स के 4 ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप को एक सूट कहते हैं, हर सूट के अंदर 3 पिक्चर कार्ड होते हैं, J, Q और K। टोटल 4 सूट्स हैं, 4 × 3 12 आपके पास पिक्चर कार्ड बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो 52 की है, और उसमें पिक्चर, अब इंटरेस्ट किस में है? पिक्चर कार्ड में, क्योंकि सवाल उसका जो वो पिक्चर कार्ड, तो पिक्चर कार्ड ऑब्टेनिंग ए पिक्चर कार्ड इज सक्सेस। तो सक्सेसिस पॉपुलेशन के अंदर है 12, पॉपुलेशन का टोटल साइज है 52। तो K की वैल्यू बन गई 12 और कैपिटल N की वैल्यू बन गई 52, और जितने कार्ड सेलेक्ट किए हैं वो है 13, स्मॉल n जो वो 13 बन गया। अब तीनों पैरामीटर्स हमारे पास आ गए, यानी कैपिटल N 52, स्मॉल n 13 और पिक्चर कार्ड्स की तादाद 12। तो इस तरीके से अब आप इसका फार्मूला पहले जनरल लिख लें, उसके अंदर क्योंकि उसने पार्ट ही एक दिया आपको करने के लिए, कोई और चीज़ उसने नहीं कही,
तो सीधा सीधा आप इसमें आप एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 6 पुट करके सिंप्लीफाई करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.7%, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें 0.02713 को जो जवाब निकला है, तो 2.7% चांस है कि इन 13 में से 6 पिक्चर कार्ड होंगे। तो ये इसके जो चांसेस हैं इस वैल्यू के बन जाते हैं। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी उसने आपको ये बॉल्स की जगह उसमें मार्बल कह दिया है कि बॉक्स है, उसके अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं और 10 वाइट मार्बल्स हैं, 8 मार्बल्स उसमें से हम विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं। जब आप प्रॉपर्टी निकाल दें कि उनमें से 4 रेड हैं, 0 रेड है, तो अब यहाँ क्लियरली डिफाइंड है कि हमारी सक्सेस जो है वो सिलेक्शन ऑफ ए रेड मार्बल है। तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो बन जाती है इसमें 5 + 10 15 की, और चूँकि रेड को हमने सक्सेस किया है तो पॉपुलेशन के अंदर 8 रेड मार्बल्स हैं, तो जो के नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन जो है वो आपके पास सॉरी पॉपुलेशन 5 है उसमें बन जाएगी 5, और सिलेक्ट किए गए हैं 8, स्मॉल एन जो बन जाएगा 8। आप फार्मूला लिख लें, उसके बाद एक्स की वैल्यू एक दफ़ा 4 पुट करें, एक दफ़ा 0 पुट करें, तो रिस्पेक्टिव प्रॉबिलिटीज इस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें अब स्किप कर रहा हूँ, ये आप ख़ुद से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस तरीके से एग्ज़ाम्पल 21 है, इसे आप देख लें। दैन इसमें एग्ज़ाम्पल 22 है। मोर और लेस ये मिलते जुलते क्वेश्चन ही हैं, इनमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मैंने काफ़ी सारी इसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो इंक्लूड की हैं, और ये मसलन एग्ज़ाम्पल जो आपके पास है 24, इसको यहाँ से मैं डिस्कस कर देता हूँ कि ये मीन कैलकुलेशन की एग्ज़ाम्पल है। इसमें कहता है कि ए मशीन प्रोड्यूस्ड 7 गुड एंड 3 डिफेक्टिव आइटम्स, 2 items are selected randomly without replacement. If X denotes the number of defective items, then find expected number of defective items. ये expected number या expected की टर्म पहले यूज़ नहीं की। याद रखें कि probability distribution में जब हम कहते हैं expected value of a variable, expected value of a variable, तो उससे मुराद होता है उस वेरिएबल का मीन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जब हम निकालते हैं उसको ई ऑफ एक्स लिखते हैं, ये आगे नोटेशन भी आपके सामने आ जाएगी। वो होता है बुनियादी तौर पर उस डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएबल का मीन, यानी जिस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उस रैंडम वेरिएबल के मीन की हम बात करते हैं। अब जाहिर है इसमें दोनों कैटेगरीज बताई हुई हैं, 7 गुड हैं और 3 डिफेक्टिव हैं, और उसने मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कहा है, यानी सक्सेस उसने डिफेक्टिव को कहा है। के इसमें फिर 3 होगा, कैपिटल एन 10 बन जाएगा, स्मॉल एन उतने आइटम्स होंगे जितने सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट उसने किए हैं 2। अब सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं, फार्मूला आपको बताया हुआ है। ये ई ऑफ एक्स, ये जिसको हमने पहले मीन लिखा था उसी को हम ई ऑफ एक्स लिख रहे हैं, और ये होता है एन के ओवर एन। तो 2 × 3/10 ये 0.6 जो है इसकी वैल्यू बन जाती है। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, ये अब मैं इनको स्किप कर रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैंने दे दिए हैं और बेशतर को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इसके साथ ही हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में जो आपको मुकम्मल तौर पर करवा दिए हैं। नेक्स्ट मेरा ख़्याल है कि मैं आपको एक ही लेक्चर में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दूंगा। फिर एक हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने के साथ ही हमारे जो डिस्क्रीट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिस्क्रीट की जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है सिलेबस में, 5 डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है, बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, पॉइसन, उसके बाद ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, ये 5 डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हैं, और उसके साथ एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। वो 3-4 लेक्चर्स कम से कम उस पर लगेंगे, बाद में फिर उसको करेंगे। तो इसके बाद फिर हमारा जो वो सैम्पलिंग और रिग्रेशन थ्योरी का पार्ट आएगा, वो भी 4-4 लेक्चर्स के अंदर तकरीबन। अभी इन डिस्ट्रीब्यूशन की कंप्लीशन के बाद आपके तकरीबन 12 लेक्चर, 10 से 12 लेक्चर के अंदर आपका तकरीबन कह लें कि 80% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद टेस्टिंग का पार्ट है, वो चंद लेक्चर्स के अंदर उसको मैं वाइंड अप कर दूंगा। फिर हम इसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे, और कुछ फिर मैं MCQs आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आपने सॉल्व करना है, और कुछ एक्सरसाइज के और क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा, उनको भी आपने वहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेफिनेशन, हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल क्या होता है, हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं,
पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ किस तरह से निकालनी है, फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपके साथ डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पॉइसन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।